कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अंतिम कविता अकाल और उसके बाद कवि हैं नागार्जुन, आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन जी का जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था। तरौनी गांव, जिला दरभंगा, बिहार के ये निवासी थे। नागार्जुन का जन्म अपने ननिहाल सतलखा, जिला मधुबनी, बिहार में हुआ था। यानी ये अपने ननिहाल ये सतलखा में पैदा हुए थे। वैसे ये तरौनी गांव, जिला दरभंगा के रहने वाले थे। नागार्जुन जी जनवादी कवि थे। इनका संपूर्ण जीवन यायावरी रहा। यायावरी माने घुमक्कड़, भ्रमणशील। ये पूरे भारत का कई बार इन्होंने परिभ्रमण किया है। तो पूरा जीवन इनका यायावरी रहा। ये राहुल संकृत्यायन तथा सहजानंद यो निराला जी से प्रभावित थे। वैसे इनके जीवन पर बहुतों का प्रभाव पड़ा है। प्रेमचंद जी का प्रभाव था, मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव था, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सुभाष चंद्र बोस का इन पर प्रभाव था। लेकिन विशेष रूप से इन पर महापंडित राहुल संकृत्यायन का इनके ऊपर प्रभाव था। राहुल संकृत्यायन के प्रभाव के कारण ही ये राजनीति में इनका पदार्पण हुआ और साम्यवादी विचारधाराओं से ये प्रेरित हुए। सहजानंद सरस्वती ये किसानों के सबसे बड़े नेता थे। इनका भी प्रभाव नागार्जुन पर भलीभांत पड़ा। तत्पश्चात निराला जी से ये प्रेरित हुए। निराला जी से प्रेरित होकर इन्होंने जनवादी कविता इन्होंने लिखी और साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण निराला की विशेष प्रेरणा के कारण ही हुआ। हम नागार्जुन जी की रचनाओं को जब पढ़ते हैं तब इनकी रचनाओं में निराला जैसा आक्रोश हम पाते हैं। निराला जैसा क्षोभ देखने को मिलता है। निराला जैसी अक्खड़ता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। निराला जैसी जो है तीक्ष्ण व्यंग इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में निराला जैसी तड़पन के दर्शन होते हैं। निराला जैसी इनकी रचनाओं में हलचल भी हमें देखने को मिलती है। निराला जैसी क्रांति के स्वर इनकी रचनाओं में है। निराला जैसी विद्रोही भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। निराला जैसी फटकार, निराला जैसी ललकार, निराला जैसी हुंकार इनकी रचनाओं में हमें दर्शन होते हैं। तो नागार्जुन जी का व्यक्तित्व विद्रोही था। राजनीतिक व्यवस्था से ये विद्रोह के कारण ये जेल भी जाना पड़ा। ये यात्री नाम से भी लिखते थे। सबसे पहले ये यात्री नाम से ही लिखते थे। 1937 में ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात ये नागार्जुन के नाम से जाने लगे और इन्होंने नागार्जुन के नाम से रचनाएं करने लगे। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, गुजराती, संस्कृत में भी रचनाएं की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, पाषाणी, सतरंगे पंखों वाली, हम, अकाल और उसके बाद
जो कविता का अध्ययन कर रहे हैं, ये उनकी काव्य कृति सतरंगे पंखों वाली से ही ली गई है। तालाब की मछलियाँ, चनाजोर गरम, प्रेत का बयान, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, आज प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, कुंभीपाक आदि उनके प्रमुख उपन्यास। बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि थे। छायावाद के बाद प्रगतिवादी काव्यधारा यह का समय आता है और बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि थे। वो धरती से जुड़े जनवादी कवि थे, यथार्थ का चित्रण करते थे, धरती से जुड़े हुए थे। स्थानीय मुद्दे इनके जो है रचना के विषय होते थे। युगीन राजनीति यानी तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं के बारे में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। सामाजिक प्रश्नों के साथ साथ ये व्यक्ति मानस के कोमल भावों की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति इनके काव्य में हुई। बाबा नागार्जुन की रचनाओं में सामाजिक यथार्थ झलकता है, केवल कल्पना नहीं, इनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ झलकता है। पत्रहीन नग्नगाछ नामक मैथिली रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी मृत्यु सन 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुई और इनके द्वारा रचित जिस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अकाल और उसके बाद। अब विद्यार्थी अकाल समझेंगे, अकाल किसको कहते हैं? अकाल उस स्थिति को कहते हैं जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज न रहे, दाने न रहें और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाए, वह स्थिति अकाल कही जाती है। और भी अकाल के बहुत व्यापक जो है अर्थ हैं, लेकिन कवि जो यहाँ लिया है, कवि का जो मतलब है वे विशेषकर खाद्य सामग्रियों के अभाव से ही लिया गया है। अकाल आखिर होता क्यों है? तो अकाल के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब ये कविता लिखी गई है तो हमारे देश में सिंचाई के साधनों का अभाव था। आज जैसी नहरों का जाल नहीं बिछा हुआ था, हर खेत में यह पंपिंग सेट नहीं थे, आज जैसे सिंचाई के उन्नत साधन नहीं थे। किसान सिर्फ प्राकृतिक सिंचाई के साधनों पर ही आश्रित होता था, जैसे वह वर्षा का जल हो, तालाब के जल से सिंचाई का साधन हो। लेकिन हम जानते हैं कि जब उचित समय पर वर्षा नहीं होती है, फसलें सूख जाती हैं, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये अनावृष्टि के कारण अकाल हो सकता है, अतिवृष्टि के कारण भी अकाल की स्थिति होती है। अतिवृष्टि में बारिश काफ़ी होने के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब अनाज का अभाव हो जाता है तो मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं अन्न ही जीवन है, अन्न ही ऊर्जा का स्रोत है। जब व्यक्ति के पास अनाज नहीं रहेंगे, खाने के दाने नहीं रहेंगे, तो वह मृतप्राय सा हो जाता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि उसके परिवेश के अंतर्गत रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं ये सब प्रभावित होते हैं। तो कवि नागार्जुन ने ये 8 पंक्तियों में अकाल और उसके बाद की स्थिति का बड़ा ही खूब सुंदर इन्होंने वर्णन किया है। प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल
के जो है प्रभाव का वर्णन किया है। और जब अकाल खत्म होता है, घर में दाने आते हैं, तो बाद की जो 4 पंक्तियां हैं उसमें एक प्रसन्नता जाहिर की गई है। तो इन 8 पंक्तियों में बड़ा ही सुंदर दृश्य बिंब पाठकों के सामने उपस्थित हुआ है। आप जानते हैं केवल तूलिका से ही छवि का अंकन नहीं किया जाता है, लेखनी से, शब्दों से भी खूब सुंदर चित्र उकेरे जा सकते हैं। तो नागार्जुन जी ने अपने लेखनी से बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब को पाठकों के सामने रखा है। आइए देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो शब्दार्थ में जो है सब आसान शब्द हैं। भीत, भीत माने दीवाल, शिकस्त माने शिथिल। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। जब अकाल की स्थिति पैदा हो गई तो किसान के पास, साधारण जन के पास, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जब घर में अनाज के दाने नहीं थे तो उस समय चूल्हे जलने की नौबत ही नहीं आती है। यानी जिस चूल्हे में सुबह शाम भोजन पकने के लिए आग जलाई जाती है, आज अकाल के समय कई दिनों से चूल्हा जो है रो रहा है, यानी चूल्हे में आग नहीं जल रही। जब घर के अंदर अनाज के दाने नहीं हैं तो चक्की भी उदास है। चक्की भी जो है पीसने की आवाज़ चक्की से जो है नदारत है। हम जानते हैं कि उन दिनों में घर घर में चक्की से ही पीस करके आटे तैयार किए जाते थे। और जब घर के अंदर दाने नहीं थे तो चक्की चलने की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए चक्की भी उदास थी। न तो चूल्हा जलता था, न तो चक्की चलती थी। इसलिए कई दिनों तक कानी कुतिया, जो परिवार की कानी कुतिया थी, वह भी एक सदस्य के रूप में थी, वह भी उदास होकर, हताश होकर, भूखी रह करके चूल्हों के पास कई दिनों तक सोई पड़ी रही, इस आशा से कि अब चूल्हे जलेंगे, तब चूल्हे जलेंगे और जब भोजन पकेंगे तो उसके कुछ अंश उसे भी मिलेंगे। तो कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, यानी चूल्हे और चक्की के पास कानी कुतिया इस आशा से सोई पड़ी है, मृत प्राय सी है, और उसके मन में भी आशा है कि एक दिन चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित होगी, भोजन पकेगा और भोजन के कुछ अंश उसे भी मिलेंगे। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और जब दीवालों पे छिपकलियों की जो उछल कूद होती है वह भी किसी न किसी रूप में घर के अन्न के दाने का कुछ प्राप्त उसे भी प्राप्त होता रहता था, और आज वह भी शिथिल है क्योंकि उसको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। घर का वातावरण बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तो कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और छिपकलियां भूख के कारण काफ़ी जो है उछल कूद कर रही हैं, क्योंकि वे भूख की अग्नि में जो है तड़प रही हैं और दीवारों पर छिपकलियों की गश्त लग रही है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से अपने भोजन को तलाश लिया करते हैं, लेकिन जब घर में अन्न के दाने ही नहीं रहेंगे और भोजन ही नहीं रहेगा तो उनकी भी हालत शिथिल हो गई है, शिकस्त हो गई है। तो मनुष्य के साथ साथ जो घर की कुतिया है, छिपकलियां हैं, उसके बाद
चूहे हैं, ये सारे जो है अन्न के अभाव में प्राय सुस्त हो चुके हैं, मृत प्राय से हो गए हैं। जब कई दिनों के बाद जब घर के अंदर अनाज के दाने आते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, जब घर के अंदर अनाज के दाने आते हैं तो कई दिनों के बाद आंगन में रखे हुए चूल्हे पर आग जलाई जाती है, उसका धुआं ऊपर उठने लगता है और जिससे जो है चमक उठी घर भर की आंखें। कई दिनों के बाद घर के सारे सदस्यों की आंखों में प्रसन्नता जो है दृष्टिगोचर होने लगी। उन्हें यह आशा बंध गई कि अब उन्हें भोजन मिलेगा। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे भी अपने पैरों से पंख खुजलाते हुए इस आशा में है कि उसे भी रोटी का एक टुकड़ा, अनाज के कुछ दाने खाने को मिलेंगे। इस तरह से जब भी अकाल की स्थिति आती है तो मनुष्य पर ये परेशानी या आपदा विपदा तो आती है, साथ साथ उसके परिवेश में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।